एसएससी गाइस, आई होप कि यू आर डूइंग वेल। कई लोग गांव में हैं, मैनी स्टूडेंट्स स्टिल दे आर इन होम टाउन एंड कुछ लोग अभी अभी मुंबई से गांव की ओर गए हैं। सो बट वी हैव टू अल्टीमेटली स्टडी। सो अगेन आई एम हियर विथ मैथ्स 2 एक्सरसाइज 1.3। सो एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस के साथ मैं आया हूँ फिर से, एंड हम और आप मिलके एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे। तो लेट्स गो फॉर एक्सरसाइज 1.3। बिफोर दैट, एक्सरसाइज 1.3 में सिमिलरिटी को प्रूफ करना है कि हाउ वी प्रूव सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलरिटी के टेस्ट्स हैं, जैसे कि ए टेस्ट है, एस टेस्ट है, जिसे भू 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 कसौटी कहते हैं। वैसे कसौटी को यूज करते हुए, वैसे टेस्ट को यूज करते हुए ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर प्रूफ करने हैं बहुत सारे सम्स में, एंड उसके बाद ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये सीखने वाले हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे लेते हैं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को लेते हुए सम्स को सॉल्व करना है। मोस्ट ऑफ द सम में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमें लेना है। तो लेट्स गो फॉर सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड एक के बाद एक आप सॉल्यूशंस को देखते जाएंगे। तो लेट्स गो फॉर एक्सरसाइज 1.3 ऑल द सम्स। एक्सरसाइज 1.3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल B 75 डिग्री है। सबमर्ज ट्रायंगल है EDC, जिसके अंदर D एंगल 75 डिग्री का है। जो सबमर्ज्ड है EDC, तो एंगल B और D 75 डिग्री है। इट्स गिवन, दोनों दिया है बड़े ट्रायंगल में और छोटे ट्रायंगल में। और एंगल C कॉमन है। तो देखते हैं इन ट्रायंगल ABC किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, ये ध्यान दें आप। ABC, ये जो C पॉइंट है बड़े में और छोटे में कॉमन है, सामान्य है। ABC में भी C है, तो ट्रायंगल ABC एंड जो ABC है उसमें C कॉमन है। और दूसरे छोटे ट्रायंगल में तो A से B 75 एंड C है, तो छोटे ट्रायंगल को लिखते समय B डिग्री 75 है तो D डिग्री 75 बीच में आएगा और C कॉमन लास्ट में आएगा। ये आपको ध्यान देना है ट्रायंगल का नाम लिखते समय, EDC। जैसे A B 75 एंड C है तो ED 75 एंड C होगा। तो सेम लाइक दैट हमने इसको लिख लिया। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्वेश्चन में पूछा है कि ये अगर समरूप है तो किस आधार पर है। तो देखते हैं। तो एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल EDC क्यों है, आप गेस कर सकते हैं। वेरी इजी, गिवन है 75 डिग्री। राइट नाउ AB बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में एक एंगल और देखेंगे तो C कॉमन है। तो बड़े ट्रायंगल में लिखेंगे एंगल ACB। तो आप उसको C को कॉमन बीच में रखना है। ACB भी लिख सकते हैं, BCA भी लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट होगा। छोटे वाले ट्रायंगल में जैसे ACB है अगर, तो आपका DC या ECD या DCE भी आप लिख सकते हैं। तो आप ECD, ये क्यों है आपको पता है, ये सामने दिखता है, ये आपको दोनों में है, मतलब छोटे में भी है और बड़े में भी है, इसलिए मैं इसको कॉमन एंगल लिख रहा हूँ। सामान्य कोण, सामान्य मतलब जो दोनों में है, छोटे में भी C आता है और बड़े में भी C एंगल आता है, तो इसे हम सामान्य कोण कहते हैं। दैट्स वाई जो ट्रायंगल बड़ा वाला है ट्रायंगल ABC, ये समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल EDC के। क्यों होगा, क्योंकि दो एंगल इसके टेस्ट में आ गए हैं। तो AA एंगल टेस्ट से ये कॉमन हो जाएगा। इसको हम कोको कसौटी कहते हैं। तो ये सिंपली प्रूफ हो गया कोको कसौटी से। तो क्वेश्चन में पूछा है किस लिए, तो हमने बता दिया कोको कसौटी AA टेस्ट से। डन।
नाउ वी आर हियर फॉर सेकंड क्वेश्चन, जिसमें दो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल एल एम एन। इनके सारे साइड्स के लेंथ हमें दी गई है। लेट्स सी। और इनको पूछा गया है कि ये जो दो ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से, कौन से कसौटी से ये समरूप होंगे। तो लेट्स टेक रेशियो ऑफ दीज टू ट्रायंगल फर्स्ट। इन दोनों ट्रायंगल के हम संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे। तो ये संगत भुजा का अनुपात जो होता है वो पी क्यू अनुपाते एल एम, क्यू आर अनुपाते एम एन और पी आर अनुपाते एल एन। इसे हम संगत भुजा का अनुपात या करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो या रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स कहते हैं। तो लेट्स टेक द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दीज टू ट्रायंगल। इन दोनों त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात लेने पर बहुत आसान है, यही इसमें हमें सीखना है। पी क्यू जैसा हमने पहले लिया, पी क्यू वर्टिकल साइड है तो उसके अपॉन में एल एम वर्टिकल साइड दूसरे ट्रायंगल का, क्यू आर हॉरिजॉन्टल साइड है, बेस है, तो क्यू आर अपॉन दूसरे ट्रायंगल का बेस एम एन है। तो इसे हम रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड कहते हैं। पी आर डायगोनल की पोजीशन पे है, तो एल एन ये भी आपका पोजीशन है विकर्ण के पोजीशन पे। तो दैट्स वाई अब हम वैल्यू को पुट कर देंगे। पी क्यू 6 है तो एल एम 3, क्यू आर 8 है तो एम एन 4 इक्वल्स टू पी आर बराबर 10 है अपॉन एल एन 5 है। इन सब को हम अगर डिवाइड कर देते हैं तो लेट्स सी क्या आता है। 3 2 जा 6 2, 4 2 जा 8 2, 5 2 जा 10 2। तो इनका एक्चुअल रेशियो आया हमारे पास, रेशियो ऑफ दिस केम हियर। भुजाओं का अनुपात हमारे पास आ गया है 2:2:2:2। 2 इक्वल्स टू 2 का मतलब 2:2:2। तो एग्जैक्टली ये कट जाता है 2 से, तो ये एग्जैक्टली अगर सेम रेशियो आता है तो इसको हम 1:1:1 का रेशियो कहते हैं। तो इसे आप 2:2:2 भी लिख सकते हैं, 1:1:1 भी लिख सकते हैं। सही आंसर परफेक्टली 1:1:1 होगा। तो आपको ये समझ में आ गया कैसे हमें लिखना है। अब सारे के सारे जो भुजाएं हैं वो साइड से समरूप हो गए, तो इसका टेस्ट होगा साइड 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 टेस्ट। मतलब कौन से कसौटी से होगा, ए नहीं, इसका भू 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 कसौटी से होगा। यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने ए लिखा है, तो ये एस टेस्ट होना चाहिए। तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे, भू 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 की जगह पर ए की जगह पर आप एस टेस्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं एस टेस्ट कर देता हूँ। एस टेस्ट से ये सिमिलर हो गया। गुड लक। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। आप ट्रायंगल को देख सकते हैं, ये दो ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल ए बी सी। तो लेट्स सी, इसमें क्वेश्चन में दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ऐसा नहीं दिया है। ये क्वेश्चन का मिस्टेक भी हो सकता है, जिसकी वजह से हम लोग सॉल्यूशन के लिए ये मान लेंगे कि सपोज ट्रायंगल पी क्यू आर इज़ सिमिलर विथ ट्रायंगल ए बी सी। जब तक हम लोग इसको सपोज नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, तब तक हम इसका रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो नहीं ले सकते। तो लेट्स सी, माना ट्रायंगल पी क्यू आर समरूप है, सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। नाउ अब हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले सकते हैं इसका दोनों ट्रायंगल में। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लेते हैं, तो पी क्यू अपॉन हो जाएगा ए बी, पी क्यू अपॉन ए बी। अभी आपने सीख गए होंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे लेते हैं, क्यू आर अपॉन बी सी इक्वल्स टू पी आर अपॉन ए सी। तो जिस ट्रायंगल का आप
रेशियो पहले लेते हैं उसी का आपको हमेशा पहले लेना है। पहले जिसको न्यूमरेटर में लिया उसी को हमेशा न्यूमरेटर में लेंगे और डिनोमिनेटर में दूसरे वाले एंगल का साइड्स आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। इसी को हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो को लेना, या हम कहते हैं संगत भुजाओं का अनुपात। जैसे कि हर बार जब आप संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे, यहाँ पर लिखना आपको कंपलसरी है कि संगत भुजाओं का अनुपात लिया गया है। आप इसको शॉर्ट में संगत भुजाओं का अनुपात ऐसे लिख सकते हैं। इंग्लिश में रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये कंपलसरी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारे पास वैल्यू किसका किसका दिया है। पी क्यू और ए बी का हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो ये हमारा है ही नहीं, दिया ही नहीं है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्स हमें निकालना है। तो एनी 2 रेशियो से हमारा आंसर निकल जाता है। जैसे कि क्यू आर का वैल्यू 6 है और उसके डिनोमिनेटर में बी सी है तो उसका वैल्यू एक्स है, और पी आर की जगह पर 4 है और उसके डिनोमिनेटर अपॉन में ए सी बराबर 8 है। हमने वैल्यू पुट कर दिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 6 इंटू 8 इक्वल्स टू x इंटू 4 हो जाएगा। नाउ आपको पता है ये बहुत आसान है। यहाँ पर आप हर बार लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, या हिंदी में तिर्यक गुणा करने पर, या तिर्यक गुणा सिर्फ भी लिख सकते हैं। आप ज्योमेट्री में हर बार एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो आपके मार्क्स परफेक्टली आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। तो जैसा मैंने सॉल्व किया है वैसे आप सॉल्व करेंगे हर बार। तो यहाँ पर 4 अपॉन में आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ट्रांसपोर्टेशन रूल के हिसाब से 4 2 जा 8 एलिमिनेट हो जाएगा, तो 6 2 जा 12, दैट इज़ x इक्वल्स टू, यहाँ पर जगह नहीं है मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, x इक्वल्स टू 6 2 जा 12। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया 12। दिस इज़ द आंसर। तो आप इसको अल्टरनेट भी कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। 12 को लेफ्ट हैंड साइड में और x को राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। इसमें कोई साइन चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि ये आपस में बदल रहे हैं। दोनों ही आंसर करेक्ट है। ऊपर के वे से भी आंसर को लिखा जा सकता है और नीचे वाले के वे से भी आंसर को लिखा जा सकता है। दोनों को आपस में बदलने पर साइन में कोई चेंजेस नहीं होते। तो आई होप कि अब इसमें क्वेश्चन में मीटर दिया गया है कि, इसलिए यहाँ पर मैं मीटर लिखूँगा जैसा क्वेश्चन में दिया होगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं दिया होगा तो आप यूनिट्स लिखेंगे। अगर ज्योमेट्री में आजकल नए नियम के हिसाब से कुछ भी अगर नहीं दिया है तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट अगर दिया है क्वेश्चन में सेंटीमीटर और मीटर तो आपको लिखना कंपलसरी है। तो आप दोनों ही वे से आंसर को लिख सकते हैं। गुड लक। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको 2 ट्रायंगल सबमर्ज्ड दिख रहे हैं। दोनों ही ट्रायंगल सबमर्ज्ड है और पॉइंट C जो है एंगल C है और ये कॉमन है। तो यहाँ पर वैल्यू दिया गया है और AC का लेंथ पूछा गया है कि लेंथ AC कितना है। क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दिए गए हैं उसको हम लोग पुट करते हैं। तो AP का वैल्यू और BQ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो AP बराबर 7 और BQ बराबर 8 और BC बराबर 12 दिया है, और AC हमें निकालना है। AC को निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल APC में। आप देख सकते हैं ट्रायंगल APC मैंने लिखा है, तो करस्पॉन्डिंग वे में ट्रायंगल को लिखना है। P 90 डिग्री है और C कॉमन एंगल है, तो सेम वे में कॉमन एंगल बाद में 90 डिग्री दूसरे नंबर पे आना चाहिए, तो BQC होगा ऐसे, BQC। जैसा मैंने पहला ट्रायंगल का नाम लिखा, सिमिलर वे में आपको करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का नाम लिखना है। ये आप सीख लेंगे। APC, P 90 डिग्री और C कॉमन, सेम Q 90 डिग्री, C कॉमन जो कि दूसरे नंबर पर है। फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें जो एंगल APC है कॉन्ग्रुएंट है एंगल BQC के। क्यों? क्योंकि इट्स गिवन 90 डिग्री, ये दत्त है, गिवन है। हर बार आपको
ऐसे रीजन को लिखना है। सो दूसरा है एंगल ACP। देखो C कॉमन एंगल और P 90 डिग्री को बाद में मैं लिख रहा हूँ AC कॉमन एंगल और P 90 डिग्री, C कॉमन एंगल P 90 डिग्री कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल। नाउ इसमें देखो B मैंने लिखा ACP, तो यहाँ पर BCQ होगा क्योंकि C कॉमन एंगल दूसरे नंबर पर, C कॉमन एंगल जो होगा वो दूसरे नंबर पर, और Q 90 डिग्री का जो एंगल है वो अंत में होगा, तो BCQ। ऐसे आपको ध्यान देना है ट्रायंगल को लिखते समय, यहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ में। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ ध्यान दें, ठीक है। बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को ये समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। एवरेज स्टूडेंट्स और अबव एवरेज स्टूडेंट्स ईजीली इसको समझ जाते हैं। C कॉमन एंगल को ध्यान में रखते हुए ना हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए, 2 एंगल हमारे इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट है, तो APC ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा BQC के। तो यहाँ पर सिमिलर का साइन लगाना है आपको, एंगल में कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाएंगे और ट्रायंगल में सिमिलर का साइन लगाएंगे, और टेस्ट इसका AA टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है, को कसौटी से। तो किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हुआ है? तो को दैट इज़ 2 एंगल। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 3 एंगल का कॉन्ग्रुएंट होना ज़रूरी है, लेकिन समरूप होने के लिए सिर्फ 2 ही एंगल कॉन्ग्रुएंट होना इनफ है। तो यहाँ पर जब दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो मैं यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को लिख सकता हूँ, जो कि मैंने लिख रहा हूँ, और तीसरा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर हम सामने देखकर हम लोग लिख सकते हैं, या ट्रायंगल को देखकर आप लिख सकते हैं AP अपॉन BQ इक्वल्स टू PC अपॉन QC इक्वल्स टू AC अपॉन BC। तो इसका रीज़न हम लिख लेंगे रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये रीजन को लिखना कंपलसरी है। आपको अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो आप रीजन को कंपलसरी लिखेंगे, कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। ऐसे बड़े ब्रैकेट के अंदर रीजन को आपको लिखना है। करस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने कैसे लिखा उसके हिसाब से रीजन का लिखना कंपलसरी है। नाउ वी सी, इसमें हमें चाहिए क्या? हमारे पास AC हमें चाहिए, तो हमें दिया गया है PC हमारे पास नहीं है। तो ध्यान रहे PC और QC हमारे पास है नहीं, तो इस रेशियो को हम लोग नहीं लेंगे। AP और BQ हमारे पास है और AC हमें चाहिए, BC हमें दिया हुआ है। तो इसलिए हमने ये दोनों, मतलब आंसर को निकालने के लिए किन्हीं दो, एनी 2 रेशियो इनफ है। तो हमने AP का वैल्यू लिख लिया 7 अपॉन BQ हो जाएगा 8 इक्वल्स टू AC हमें चाहिए, क्वेश्चन मार्क है, तो AC अपॉन BC हमें पूरा का पूरा दिया हुआ है 12। तो ये BC 12 है पूरा। सो दैट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 इंटू 12, 7 इंटू 12 इक्वल्स टू 8 इंटू AC। तो मैं 8 को अपनी जगह पे ही रख देता हूँ, ये बाद में मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड में आएगा ही, तो उसको वहीं पर रख देंगे, ऐसा भी हम कर सकते हैं। नाउ एलिमिनेट करेंगे 2 से, 2 के टेबल से, तो ये आपका 7 3 से 21 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लेस नहीं है, तो मैं जस्ट राइट हैंड साइड में प्लेस बनाता हूँ और लिखता हूँ। इसको आप दोनों ही वैसे लिख सकते हैं, AC को लेफ्ट हैंड साइड भी कर सकते हैं, या 21 अपॉन 2 इक्वल्स टू AC लिख सकते हैं। 2 से 21 को अगर आप डिवाइड कर देते हैं, आप इसको अल्टरनेट वे में उल्टा करके लिख सकते हैं, जैसे AC इक्वल्स टू 21 अपॉन 2। तो इसको मैं डायरेक्टली 10.5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 से 21 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आता है 10.5। क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर मीटर दिया होगा तो लिखेंगे, नहीं तो आप एज इट इज़ रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अल्टरनेट में AC इक्वल्स टू 10.5 भी आंसर सही है, 10.5 इक्वल्स टू AC भी आंसर सही है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यू अंडरस्टूड द मेथड ऑफ सॉल्यूशन। गुड लक। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 का जो डायग्राम आपको दिया है, गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 का गिवन है PQ पैरेलल टू SR। PQ और SR रेल पटरी जैसे हैं, पैरेलल है, समांतर है, और गिवन दूसरा है AR इक्वल्स टू 5AP, AR इक्वल्स टू 5AP एंड SA इक्वल्स टू 5AQ। ये दोनों आपको दिया गया है।
तो हमें दो में से किसी एक को यूज करना है और प्रूफ करना है 5PQ इक्वल्स टू SR। तो लेट्स सी हाउ वी डू। दो में से एक हम यूज़ करेंगे, तो हम लोग AR इक्वल्स टू 5AP का यूज़ करने वाले हैं। नाउ इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल PAQ में एंगल A अपोजिट एंगल A होगा, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। ध्यान दें, हमारे एक एंगल हमें मिल गया है जो दोनों में कॉन्ग्रुएंट हम लिख सकते हैं। दूसरा एंगल PAQ, अगर मैं ट्रायंगल को लिख रहा हूँ, ट्रायंगल का नाम कैसे लिखना है, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल वे में लिखना है आपको। तो ट्रायंगल PAQ अगर लिखते हैं तो P के अपोजिट में जो एंगल होगा वो एंगल अल्टरनेट एंगल टेस्ट के हिसाब से जो ट्रांसवर्सल PR है उसके अपोजिट में यहाँ पर आएगा, ये वाला एंगल होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा RAS। अगर मैंने PAQ लिखा है तो मैं SAQ नहीं लिखूँगा, S नहीं लिखूँगा, ठीक है। आपको P के अपोजिट में R ऐसे लिखना है। तो RAS मैंने लिख दिया RAS में। तो हमें ट्रायंगल दोनों मिल गए हैं और उन ट्रायंगल में अभी हमें कंपेयर करना है और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो एंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल RAS के, ठीक है, RAS। क्यों होगा ये? बहुत ही आसान है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आपको हर एक जगह पर एक्सप्लेनेशन लिखना कंपलसरी है। शीर्षाभिमुख कोण, रीजन को लिखना कंपलसरी है, ये ज्योमेट्री है, ठीक है। तो ये है आपका कोण जो एंगल है। अब दूसरा एंगल लेते हैं, दैट इज APQ, एंगल APQ PAQ ट्रायंगल में। और दूसरा जो अपोजिट ट्रायंगल है, इसमें हमने अगर APQ लिया है तो इसमें P आना चाहिए मिडिल में और शुरुआत होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल, ARS होगा, क्योंकि A वर्टिकली से शुरू किया है, R अल्टरनेट और S आपका एंड एंगल है। तो आपको एक करस्पॉन्डिंग वे में लिखने आना चाहिए। PQ पैरेलल SR ये गिवन है, इसलिए आपका ये कौन सा टेस्ट से एंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हुआ है, ये अल्टरनेट टेस्ट है। हिंदी में इसे एकांतर कोण कहते हैं, क्योंकि इसमें PR आपका ट्रांसवर्सल है। PR ट्रांसवर्सल है किसमें? PQ और SR पैरेलल है उसमें। तो ट्रांसवर्सल का मतलब तिर्यक रेखा है वो, इसलिए एकांतर कोण से आपको दोनों, एक वर्टिकली अपोजिट और एक आपका अल्टरनेट एंगल से, दो एंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आप AA टेस्ट से ट्रायंगल PAQ सिमिलर लिख सकते हैं RAS में। जैसे मैंने कहा, सिमिलैरिटी के टेस्ट में 3 एंगल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही एंगल में आपका AA टेस्ट से दोनों ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। अब हम रेशियो लेंगे, इनके साइड का रेशियो। साइड का रेशियो का मतलब है भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात। तो संगत भुजाओं का अनुपात हम डायरेक्टली देख सकते हैं, PA अपॉन RA इक्वल्स टू AQ अपॉन, बिना ट्रायंगल को देखे भी आप लिख सकते हैं AS। अब आएगा PQ, जो बचता है तीसरा, PQ अपॉन RS। ये हमारा, हमने साइड का रेशियो लिख लिया। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमने लिख लिया। यहाँ पर रीज़न लिखना ज़रूरी है। आप राइट हैंड साइड में बड़े ब्रैकेट में आप रीज़न लिख लेंगे, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपके लिए मैंने छोड़ दिया इसको। अब हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है 5PQ इक्वल्स टू SR। तो हमारे पास ये RA है, कहाँ पर RA हमें प्रूफ करना है नहीं, लेकिन RA की जगह पर या AR की जगह पर 5AP ये गिवन है, तो इसकी जगह पर हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 5AP को। हमें प्रूफ करना है SR को, तो SR यहाँ पर है डिनोमिनेटर में, और AQ और AS का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये प्रूफ में अगर हमने AQ की जगह पर AS की जगह पर 5AQ डालना है तो हम इसको ले सकते थे, इसको कट कर सकते थे पहले वाले को, लेकिन हम ये दूसरे वाले जो गिवन है उसको यूज करने वाले हैं, इसलिए हमने PA अपॉन
आर ए, अब आर ए की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा, ए आर और आर ए सेम है, दैट उसकी जगह पर 5AP लिखूंगा मैं, या हम 5PA लिख सकते हैं उसको, इक्वल्स टू, ये हमारा कट हो गया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आपको ध्यान देना है हमेशा, आर एस, PQ अपॉन आर एस। नाउ अब इस रेशियो में आप देखेंगे क्यों हमने इसको लिया, क्योंकि यहाँ पर गिवन है ए आर बराबर 5AP, क्वेश्चन में गिवन है, दत्त है, तो हमने ये ले लिया और हमने रिप्लेस कर दिया, AP से AP कट जाएगा, देखो PA से AP कट गया क्योंकि दोनों सेम है, अब बचता है 1/5, PA कट गया तो भूल कर वहाँ पे 0 मत लिखना, 1/5 इक्वल्स टू PQ अपॉन RS। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, RS बन जा RS इक्वल्स टू 5 इंटू PQ, 5PQ, ये आपने प्रूफ कर दिया। आप देख सकते हैं 5PQ इक्वल्स टू SR है, ये आपको, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको आप इसको पलटी कर सकते हैं, जैसे करना है, कोई साइन में चेंजेस नहीं होगा, 5PQ इक्वल्स टू RS, या आप इसको SR भी लिख सकते हैं, ज्योमेट्री में आपको ये फ्रीडम है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा, और ये आपका प्रूव का सम है जो कि प्रूव्ड हो गया। तो जैसे मैंने प्रूफ किया है वैसे ही आप लोग इसको ट्राई करेंगे। सो गो फॉर इट, गुड लक। क्वेश्चन नंबर 6, डायग्राम आपको दिया गया है, इसमें सिमिलर वे से हमें सम्स को सॉल्व करना है, जैसे इसके पहले हमने सॉल्व किया था। CD पैरेलल BA दिया हुआ है और BA का वैल्यू भी दिया हुआ है 20, और गिवन है CD पैरेलल BA। तो हमें ट्रायंगल का प्रूफिंग सिमिलर है जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया था, और आपको पता चल गया होगा ये C और A ये अल्टरनेट एंगल है, तिर्यक कोण है, और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल लिखेंगे COD, जैसे कि इसके पहले मैंने आपको लिख के बताया था, इसी वाले पहले वाले सम में भी ट्रायंगल का नाम COD, एंड दूसरा ट्रायंगल हमें AOB लिखना है, C के अपोजिट में A है, ऐसे C के नीचे B को नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगल COD पहले लिखेंगे, COD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOB के, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये बहुत आसान है पहचानने के लिए, और इसे हमें लिखना होता है, हमने पहचान लिया इसका मतलब लिख दिया, ऐसा नहीं है, हमें रीज़न भी लिखना कंपलसरी है, शीर्षाभिमुख कोण। दोनों ट्रायंगल में हमने एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब दूसरा एंगल देखते हैं, DCO, या हम इसको DCA लिख सकते हैं, एंगल DCA कॉन्ग्रुएंट एंगल DCA आपको दिख रहा है, जिसमें DCO है और दूसरा एंगल है BAO, तो एंगल BAO, DCA की जगह पर आप DCO लिख सकते हैं ये वाला एंगल, और BAO की जगह पर आप BAO एंगल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करूँगा, C जो है वो और यहाँ पर A है, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ट्रांसवर्सल CA के द्वारा बना हुआ एंगल C और A, तो यहाँ पर एंगल O जो कि दोनों भी ट्रायंगल में है, तो ABO और DCO, ठीक है। तो यहाँ पर DCA था, इसको मैं O कर देता हूँ, DCA और DCO सेम एंगल है, वो सिर्फ OA एक्सटेंशन था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्यों है ये अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अल्टरनेट एंगल टेस्ट को हिंदी में एकांतर कोण कहते हैं। ये तब होता है जब पैरेलल दिया हो और ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा दी गई हो। तो इसमें पैरेलल CDBA है और ट्रांसवर्सल CA है, इसलिए इन दोनों टेस्ट से ट्रायंगल COD समरूप हो गया
सिमिलर हो गया ट्रायंगल AOB के। टेस्ट कौन सा है ये? AA टेस्ट। इसको कोको कसौटी लिख सकते हैं आप, और ये आपको लिखना ही पड़ेगा हर बार जब भी आपको सिमिलरिटी के टेस्ट लिखने होंगे। अब आप करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को ले सकते हैं, CO अपॉन AO इक्वल्स टू OD अपॉन OB इक्वल्स टू CD अपॉन AB, दैट इज AB। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को हमने लिख दिया। अब हमारे पास दिया कौन सा है? AB हमें दिया हुआ है तो ये हम ले लेंगे। OB हमारे पास है क्या? OD हमें चाहिए, OD हमें चाहिए जो कि क्वेश्चन मार्क है, तो इसलिए हम CO और AO को नहीं लेंगे, ये दोनों को हम ले लेंगे, क्योंकि एनी 2 रेशियो हमें अब अगर मिलता है तो आंसर्स को हम लोग निकाल सकते हैं, तीसरे की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास 2 रेशियो मिल चुके हैं, पिकअप हमने कर लिया है, और हम रीज़न लिख रहे हैं इसको कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजाओं का अनुपात। अब हम वैल्यू को पुट कर देंगे इसके बाद और आंसर हमारे पास आ जाएगा। सो दैट OD का वैल्यू कितना है? नथिंग, वो हमें निकालना है, तो OD की जगह पर OD। OB का वैल्यू कितना है? दैट इज़ 15 जो हमें दिया गया है, इक्वल्स टू CD का वैल्यू कितना है? 6 गिवन है, और AB का वैल्यू 20 गिवन है। आप बहुत आसान जगह पे पहुंच गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर्स को निकाल सकते हैं। इसके आगे मुझे सॉल्व करके बताने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इसको कर सकते हैं इजीली। बट ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई OD इंटू 20 इक्वल्स टू 15 इंटू 6, तो OD अपनी जगह पर रहेगा, 15 इंटू 6 भी अपनी जगह पर। आप इसको पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एज इट इज़ भी रख सकते हैं, 20 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये ट्रांसपोर्टेशन का रूल है, और ये इसको हम काटेंगे, 5 से काट दें, 5 4 20 एंड 5 3 15, तो 6 3 18, ये 2 से और कट जाएगा, या एलिमिनेट हो जाएगा, 2 2 4 2 3 6, तो एग्जैक्टली OD इक्वल्स टू आ गया 3 3 9 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2। सो इसको आप अगर डिवाइड कर देते हैं तो OD का वैल्यू आ गया 4.5। OD इक्वल्स टू 2 से 9 को डिवाइड करते हैं 4.5। अगर क्वेश्चन में मीटर है तो मीटर में आप आंसर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आप आंसर लिख सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस में दिया होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो आप यूनिट में लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो आप यूनिट में नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर सेंटीमीटर मीटर लिखा होगा क्वेश्चन में तो आपको लिखना कंपलसरी है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। गुड लक। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि डायग्राम है और इसमें प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम ABCD दिया है, ये एक पैरेललोग्राम है जो कि गिवन है, और इसमें एक ट्रांसवर्सल आया है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 का जो डायग्राम है आप उसको ध्यान से देखेंगे तो पैरेललोग्राम में ट्रांसवर्सल है, और प्रूफ करना है हमें DE इंटू BE इक्वल्स टू CE इंटू TE। तो इसको प्रूफ करने के लिए पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी को भी हम यूज़ करने वाले हैं, और ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और सिमिलैरिटी के प्रॉपर्टी को भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ये दोनों एंगल BET और एंगल CED, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ट्रायंगल में, और एंगल B और एंगल A ये पैरेललोग्राम के करस्पॉन्डिंग एंगल में से है, लाइन के नीचे वाला एंगल, और यहाँ पर एंगल B और एंगल C ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम होने से कॉन्ग्रुएट हो जाते हैं। तो हम लोग पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं, और प्रूफ करने वाले हैं ट्रायंगल में। ट्रायंगल TBE, मैं जो ट्रायंगल ले रहा हूँ ट्रायंगल TBE, एंड दूसरा ट्रायंगल मैंने ट्रायंगल T रेड ब्लू किया है, तो यहाँ पर D रेड ब्लू होना चाहिए यहाँ पर। तो जैसा हमने करस्पॉन्डिंग एंगल लिया है वैसे यहाँ पर DCE होगा, DCE। मैंने वर्ड रेड ब्लू यूज़ इसलिए किया कि आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये हमारा ब्लू T रेड ब्लू, T रेड ब्लू। तो सेम लाइक दैट हम इस यहाँ पर अगर देखते हैं तो रेड टू रेड दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल में B एंगल और A एंगल, तो एंगल TBE
कॉन्ग्रुएंट है BAD, एंगल BAD। क्यों BAD कॉन्ग्रुएंट है TBE के या TBC के? क्योंकि पैरेललोग्राम में AT जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल होने की वजह से ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब हिंदी में संगत कोण कहते हैं। तो संगत कोण लाइन के नीचे और लाइन के नीचे वाला, तो AD जो पैरेलल लाइन है उसके नीचे का एंगल A और BC जो पैरेलल लाइन है उसके नीचे का एंगल B, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ये एंगल और ये एंगल ये अपोजिट एंगल है। अब एंगल A दैट इज BAD, एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल BCD। आप उसको DCB भी लिख सकते हैं। क्यों होगा? क्योंकि ये पैरेललोग्राम का एंगल है अपोजिट एंगल। तो पैरेललोग्राम में सम्मुख कोण क्या होता है? सर्वांगसम होता है। तो पैरेललोग्राम का मतलब होता है सम या समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम का मतलब समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में उसकी जो सम्मुख कोण होती हैं वो सर्वांगसम होती हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज का या के सम्मुख कोण, ये हमने रीजन लिख दिया। आपको इजीली समझ में आ रहा है ये? अब इस हिसाब से पहले कथन से नरेशन 1 एंड नरेशन 2, नरेशन 1 और नरेशन 2 इन दोनों से एंगल B बराबर A बराबर C, तो हम लिख सकते हैं एंगल B बराबर एंगल C। तो एंगल TBE, दैट्स वाई एंगल TBE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल DCE। तो हम लिख सकते हैं एंगल TBE की जगह पे DCE, तो एंगल DCE बाय नरेशन 1 एंड 2, कथन 1 और 2 से 1 एंड 2 को मिला के हमने प्रूफ कर दिया। हमारे देखो दोनों ही ये वाला एंगल और दूसरा, तो दोनों ट्रायंगल में देखते हैं तो दो एंगल हमारे प्रूफ हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट। कौन सा? B और C और अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दैट्स वाई अब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं दूसरा CED। तो ट्रायंगल TBE कॉन्ग्रुएंट CED, रेड ब्लू एंड D ऐसे। तो ये दोनों कैसे हैं? ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लिख देंगे V, मैंने डॉट लिखा है यहाँ पर, आप वर्टिकली अपोजिट एंगल पूरा लिख लेंगे। हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। तो हमारे दो एंगल प्रूफ हो चुके हैं जो कॉन्ग्रुएंट हैं। अब आपको पता चल गया होगा ये दोनों एंगल प्रूफ हो गए, तो कौन से टेस्ट से दोनों ट्रायंगल समरूप या सिमिलर होंगे? तो ट्रायंगल TBE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DCE। सिमिलर हो गया। कौन सा टेस्ट है ये? AA टेस्ट। दो एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो कोको कसौटी से। अब हम करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे और जैसे ही करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रूफ है वो प्रूव्ड हो जाएगा। हमें प्रूफ करना है जो D इंटू B इक्वल्स टू C इंटू T है। तो कुछ नहीं, हम इस ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे TB अपॉन DC इक्वल्स टू BE। आप ट्रायंगल देख के भी कर सकते हैं या हमने जो लिखा है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। B अपॉन C आप ट्रायंगल देख के भी कर सकते हैं। देखिए TB इक्वल्स टू DC होता है, इसलिए TB अपॉन DC, B अपॉन EC इक्वल्स टू TE अपॉन ED। जैसे ट्रायंगल को अगर देख के आपको करना है तो TE अपॉन ED। आप दोनों भी स्किल को डेवलप कर सकते हैं।
अब हमें चाहिए क्या प्रूफ करने के लिए, लेट्स सी, डी हमें चाहिए। यस, डी को आप ई डी भी लिख सकते हैं, आपको पूरा फ्रीडम है ज्योमेट्री में, प्रूफिंग के अनुसार आपको जो चाहिए वो लिख सकते हैं। डी हमें चाहिए, सी हमें चाहिए, यस ये दोनों हमें चाहिए। टी बी और डी सी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रूफ करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब हम ये दो रेशियो को ले लेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी ई इंटू डी ई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई में हो गया, और सी ई इंटू टी ई क्रॉस मल्टीप्लाई में आपका हो गया। आप देखेंगे तो प्रूफ क्या करना था वो हमारा प्रूफ हो चुका है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, बोथ द साइड। तो बी और डी में कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं बी को क्लियर लिख रहा हूँ, बी इंटू डी ई। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो प्रूफ करना था हमें, ऊपर देखिए प्रूफ हो गया है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा कैसे प्रूफ करना है। इसमें कुछ ट्रिक्स था जिसका हमने इस्तेमाल किया पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ का। गुड लक। क्वेश्चन नंबर 8, आपको डायग्राम दिया है, ए पी अपॉन सी पी इक्वल्स टू बी पी अपॉन डी पी भी दिया है, और प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी के। तो सॉल्यूशन पहले गिवन लिख लेंगे और टू प्रूफ भी लिख लेंगे। और ट्रायंगल ए बी पी में, ट्रायंगल ए बी पी में, तो हम ट्रायंगल ए बी पी ले लेंगे, एंड दूसरा ट्रायंगल हम ले लेंगे सी डी पी में, ट्रायंगल सी डी पी में। तो करस्पॉन्डिंग वे में ट्रायंगल को लेना है। इसमें ए पी बी, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी पी डी के। क्यों है आपको पता है, कई बार आपने इसको लिखा है। और दूसरा रीज़न है जो कि गिवन में है, ए पी अपॉन सी पी इक्वल्स टू बी पी अपॉन डी पी, मतलब ये दोनों रेशियो में है, ऐसा दिया है, इट्स गिवन। अब मेरा क्वेश्चन है कि वो एंगल ए पी बी इसके पहले वाला और एंगल सी पी डी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों है। आपने गेस कर लिया होगा क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। हर बार आपको रीज़न को लिखना कंपलसरी है, आप लिखेंगे ही। ओके नाउ हमारे पास अब ये टेस्ट कौन सा होगा, ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी। पहला है एंगल और बाकी दो साइड का रेशियो दिया है, इसलिए एंगल को मिडिल पर रखेंगे और दोनों साइड का जो रेशियो दिया था एस एस को दो साइड हम लोग रखेंगे, इसको हम लोग एस ए एस टेस्ट कहेंगे। तो ध्यान देना, एस ए एस टेस्ट दैट इज़ भू को भू कसौटी। एस ए एस ए तो आपका मालूम है कि आपको अपोजिट दैट इज़ शीर्षाभिमुख है, और एस एस इसलिए कि रेशियो दिया हुआ है साइड का। तो गिवन और एक आपने प्रूफ कर लिया, तो ये दोनों की वजह से आपका प्रूफ हो गया। गुड लक। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रायंगल सबमर्ज्ड है ट्रायंगल ए बी सी, जिसके अंदर डी ए सी ट्रायंगल सबमर्ज्ड है, ट्रायंगल डी ए सी सबमर्ज्ड है। गिवन है एंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट है ए डी सी, और सी इसमें जो एंगल है वो बड़े में भी और छोटे ट्रायंगल में भी कॉमन है, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत आसान हो जाएगा प्रूफ करने के लिए। टू प्रूव है सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कैसे करना है, तो लेट्स गो फॉर इट। तो पहले हम लोग ट्रायंगल लेंगे, तो मैं ट्रायंगल लिख रहा हूँ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी जो ए है, बी एंड सी। नाउ यहाँ पर डी ए सी लेना होगा क्योंकि सी कॉमन एंगल है, इसीलिए ये लास्ट में ही जाएगा। डी जो कि गिवन एंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए एंगल डी ए सी। आप ट्रायंगल के नाम को करस्पॉन्डिंग वे में लिखते समय ध्यान देंगे। एंगल ए बराबर एंगल बी और सी नहीं होगा, एंगल डी होगा। तो सी बराबर सी जो कि कॉमन है,
तो B बराबर A होगा। C एंगल कॉमन है, तो आप लिखते समय प्लीज़ ट्रायंगल को कैसे लिखना है, तो BAC अगर मैं एंगल लिखता हूँ तो एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल BAC। A एंगल बराबर D है, इसलिए एंगल ADC आएगा, क्योंकि C आपका कॉमन पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि इट्स गिवन, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ये दोनों एंगल गिवन है। एंगल ACB, तो एंगल ACB, तो मैंने A से शुरू किया है जो कि रेड निशान मारा हुआ है, और C कॉमन एंगल है, और B पर अगर आया हूँ तो यहाँ पर DCA होगा। D रेड एंगल है और C कॉमन है A। आप ध्यान देंगे एंगल को लिखते समय, जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्शन शो किया है वैसे ही आपको लिखना है। कॉमन एंगल को ध्यान देना है और जो निशान किया हुआ एंगल है उसको ध्यान देना है आपको। तो इट इज़ कॉमन एंगल। तो एंगल ACB बड़े ट्रायंगल में और छोटे ट्रायंगल में एंगल DCA ये कॉमन है। C कॉमन है, C से C सामान्य है। हमारे दो एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब आप डायरेक्टली सिमिलर लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DAC, क्योंकि टेस्ट है AA टेस्ट। सेम ऐसे ही जैसे कि सामने दिख रहा है। इसको मैं लिखते हुए आपको हर बार दिखूंगा। कंजूसी कभी नहीं किया है लिखते समय, आपको भी नहीं करना है, ऑलवेज लिखना है। अब हम प्रूफ करने जाएंगे तो हमें सिर्फ अभी हमें कर लेना है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लेना है। तो AB अपॉन DA इक्वल्स टू BC अपॉन AC इक्वल्स टू AC अपॉन DC। अब हमें ज़रूरत क्या है, लेट्स सी CA का स्क्वायर। तो कैसे आएगा, CB और CD, तो AC यहाँ पर भी है दूसरे वाले रेशियो में, और AC यहाँ पर AB प्रूफ करने में है नहीं, तो AB की ज़रूरत नहीं है। तो आप AC आपको मिल रहा है एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, आप इन दोनों रेशियो को ले सकते हैं। हमें कौन सा रेशियो लेना है ये हमारे प्रूफ के ऊपर डिपेंड करेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BC इंटू DC इक्वल्स टू AC इंटू AC। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया, AC का स्क्वायर आ जाएगा। तो UC CA स्क्वायर BC इंटू DC, आप इसको इंटरचेंज कर देंगे। यू कैन फ्लिप इट, फ्लिप करने पर या इंटरचेंज करने पर कोई साइन में चेंजेस नहीं आता। और इसको प्रूफिंग के हिसाब से हम AC को CA लिख सकते हैं। यू हैव ऑलवेज फ्रीडम दिस काइंड ऑफ थिंग इन ज्योमेट्री। तो आपने इसको प्रूफ कर दिया। तो सिमिलर वे में जो भी प्रूफ करने के सम्स आपके होंगे एग्जाम्पल में, आपका होमवर्क है। तो सारा का सारा एग्जाम्पल आपका 1.3 के पहले वाला आप लोगों का होमवर्क है। तो आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। होमवर्क आप क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 1.3 के पहले का सारा एग्जाम्पल आपका होमवर्क है। गुड लक। आप लोगों के होमवर्क के लिए आपने देख ही लिया होगा, सम नंबर 9 के एंड में मैंने होमवर्क के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। तो पहला होमवर्क है आप लोगों का कि एक्सरसाइज 1.3 के पहले जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। तो पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैं आपको अगला होमवर्क टाइप करके मैसेज में भेजूंगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी स्टडी। गुड लक, बाय बाय।